नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इंदौर में महू के नजदीक पिगडम्बर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के 8 साल के भतीजे की अपहरण के बाद हत्या की गई है। किडनैपर्स ने बच्चे का रविवार शाम 6:30 बजे अपहरण किया था। रात 9 बजे मोबाइल पर फोन कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद बलवाड़ा के पास बाईग्राम में इस बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये दोनों ही बच्चे के परिचित ही निकले हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स तैनात कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में पता चला है कि मुंह में कपड़ा ठूंसकर बच्चे की हत्या की गई है। श्री जितेंद्र चौहान जी रहते हैं। इनका एक पुत्र है था 7 वर्ष का हर्ष। तो कल 6:30 बजे कहीं चला। चूंकि इनका बड़ा परिवार है, 80-85 लोग हैं, तो पूरे परिवार के लोग उसको तलाश कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 8 बजे एक फोन कॉल आया कि भाई आपका बच्चा हमारे कब्जे में, 4 करोड़ रुपए आप दे दिए, नहीं तो आपके बच्चे को खत्म। जिस समय इन्होंने कॉल अटेंड किया था, उन्होंने माइक पे लिखा। उस समय इनके घर के रिश्तेदारों 25-30 लोग। इसके बाद ये नेगोशिएशन करने में लगे रहे कि भाई और फोन आएगा। उसने फोन बंद कर लिया, उसके फोन का वेट कर रहे थे। लगभग यार 9:30 पौने 10 बजे हमारे थाना प्रभारी को सूचना मिली कि साहब ऐसी घटना हुई। उनने ताकि मामला काफी गंभीर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर में जो घटना हुई है, कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या की गई है। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। इंदौर में जो घटना हुई है, कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या की गई है, आखिर पुलिस कर क्या रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही हृदय विदारक घटनाक्रम हुआ और इस पूरा परिवार बल्कि पूरा गांव जो है इसमें दहशत में है। पिगडम्बर का ये मामला है। रविवार शाम 6 बजे 6 वर्षीय हर्ष जो है वो गायब हुआ और उसके बाद में ढूंढाई शुरू हुई। चूंकि बहुत बड़ा परिवार है, जो कांग्रेस नेता है विजेंद्र सिंह चौहान, उनका सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया। लगभग 80-85 लोगों ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसके बाद में एक फिरौती के लिए कॉल भी आया कि 4 करोड़ रुपए आप तैयार रखो और यदि पुलिस को आपने कॉल किया तो बच्चे की जो है हत्या कर दी जाएगी। ऐसी वार्निंग भी थी। बावजूद उसके परिवार कुछ करता, पुलिस कुछ करती। उसके बाद सुबह जो है बच्चे का शव प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक घटनाक्रम है और बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि जब इतना संवेदनशील मामला था तो आखिर पुलिस इतनी संजीदगी क्यों नहीं दिखाई? क्यों जो है वो इस ढंग से ओपन होने दिया गया? वो साफ कह रहा है, जो फोन कॉल दिख रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसमें साफ जो है आरोपी कह रहा है कि यदि पुलिस को बताया तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी, बच्चा बचेगा नहीं। तो जब इस तरह का संवेदनशील मामला था तो निश्चित रूप से पुलिस को बहुत ही एहतियात के साथ में काम करना चाहिए था। आरोपियों को कानों कान खबर नहीं होती, वो पुलिस जो है घर पे पहुंचती और ढूंढाई शुरू करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरोपियों को पता लग गया कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है और इस डर से उन आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़ाए हैं, आरोपी और भी हो सकते हैं, लेकिन एक आरोपी जो बच्चे के पिता हैं उसका दूर का भांजा है और लगभग लंबे समय से वो कांटेक्ट में भी था। पिछले 7 दिनों से वो लगातार आरोपी आ रहा था और बच्चे के साथ में उसने पहले जो है बातचीत शुरू की, बच्चे से विश्वास जमाया और बच्चे को जो है रविवार की शाम को 6 बजे वो कहीं ले गया और उसके बाद में जो है उस बच्चे की हत्या कर दी गई। तो बहुत ही हृदय विदारक दर्दनाक घटना है, लेकिन पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के मामले में आखिर संवेदनशील रवैया पुलिस ने क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं बहुत गुप्त तरीके से उसने तहकीकात शुरू की। आखिर ये जो किडनैपिंग की थी, पैसे को लेकर की गई थी, आप फिर कोई आपसी दुश्मनी भी इसमें देखने को मिली है? देखिए, अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ कह नहीं पाई है। पुलिस का एकमात्र कहना है कि जो 2 आरोपी हैं उनसे जो बातचीत अभी तक सामने आई है और जो मीडिया तक बात पहुंची है, उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आरोपियों ने पैसा की खातिर जो है उस बच्चे का किडनैप किया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी पिता ने जो है वो माँ की हत्या कर दी थी और वो भी गिरफ्त में अभी इस वक्त जेल में है। तो इस जो आरोपी है इसका आपराधिक रिकॉर्ड इस ढंग से रहा है, आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और इसने पैसों के लिए हत्या की है, ये मामला इस वक्त सामने आ रहा है।
अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोपियों की शिनाख्त हो पाई है? देखिए, अभी तक 3 आरोपियों की बात की जा रही है, हालांकि पुलिस ने उसको सामने नहीं लेकर आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो परिवार का करीबी कहा जा रहा है, बहुत करीबी नहीं लेकिन दूर का करीबी है, पर लंबे समय से वो कांटेक्ट में था। तो 3 आरोपी इस वक्त गिरफ्त में हैं और पुलिस निश्चित बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मामले का खुलासा कर सकती है कि कैसे आखिर कितने आरोपी थे और कैसे और किस कारण से उन्होंने बच्चे की हत्या की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पे पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अगर पुलिस सही समय से काम कर रही होती शायद बच्चे की जान बच जाती। देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा आपसे कि पुलिस की असंवेदनशीलता का मामला आया है ये, क्योंकि ऐसे मामले पहली बार नहीं हुए हैं। कई बार ऐसे मामले आए हैं जब बच्चों का अपहरण किया जाता है, फिरौती की जाती है और उसके बाद में वो एक आरोपी उसमें उसका एक व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ में रहता है और वो सब देखता रहता है कि आखिर क्या क्या गतिविधि हो रही है। इसमें भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को चूंकि अनुभव होता है इस तरह के मामलात में, पुलिस को ध्यान होना चाहिए था कि मासूम बच्चे का सवाल है, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो बहुत एहतियात से और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा जो है वो अपनी जान से चला गया और परिवार ने अपना मासूम बच्चा खो दिया। पंकज जी, कांग्रेस नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया है कार्रवाई को लेकर? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन परिवार चूंकि बहुत दहशत में है, बहुत दुख में है, तो ऐसे में मीडिया भी कोशिश कर रहा है कि उनसे उनके पास में जाए, बातचीत करे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हो पाया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, इंदौर से एक खबर है जहां कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या की गई है। किडनैपर्स ने बच्चे का किडनैप किया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। 4 करोड़ की फिरौती की मांग भी की गई, लेकिन बावजूद इसकी हत्या कर दी गई। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पर निवेशकों को लेकर बात की जा रही है। हिडनबर्ग रिपोर्ट से वित्त बाजार में तबाही जारी है। इस बीच निवेशकों के हित को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और वित्तीय संस्था को घेर लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक और LIC की मुख्य शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया है। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान SBI और LIC की तख्ती लगाए प्रदर्शनकारी गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा लगाए व्यक्तियों के कदमों में लौटते दिखाई दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जय स्तंभ चौराहे पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। इस खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, बीते दिन सामने आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार से शेयर मार्केट में एक बदलाव आया और उस बदलाव ने एक नया रुख लिया। इतना ही नहीं, राजनीति स्वरूप में भी एक अलग ही रुख हमें देखने को मिला। बहरहाल कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आज आपने और हमने देखा भी अरुण कि किस प्रकार से पूरे देश भर में LIC और SBI दोनों ही शाखाओं के सामने कांग्रेस के आला नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की आज ने राजधानी तक को नहीं छोड़ा, राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन SBI के मुख्य शाखा राजधानी रायपुर में यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनकी अगुवाई में तमाम जो नेतागण हैं, चाहे विधायकों का हम जिक्र कर ले, इसके अलावा संगठन के तमाम जो आला नेतागण हैं वे डट करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन का एक अनोखा स्वरूप भी उन्होंने एक तैयार किया। मोदी और अडानी इन दोनों का ही मुखौटा पहन करके SBI और LIC के शाखाओं के स्वरूप में एक नुक्कड़ नाटक करके इन्होंने एक प्रदर्शन यहाँ पे किया। इतना ही नहीं, पुतला दहन की भी कोशिश यहाँ पे की गई। बहरहाल सीधे तौर पर एक मांग यहाँ पे कांग्रेस अब रखते हुए नजर आ रही है अरुण की इस पूरे मसले पर, यानी कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है हिडनबर्ग की, इस रिपोर्ट की जांच हो, उच्च स्तरीय जांच की मांग उनके द्वारा की जा रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी जाँच करे या उच्च स्तरीय समिति बना करके इस पूरे मसले की जाँच करी जाए। इतना ही नहीं, संसद में भी इस मसले को उठा
करके इस पर विशेष चर्चा की जाए। बहरहाल ये जो पूरा मुद्दा है ये और कितना सियासी रूप आगामी समय में धरता नजर आएगा, इसका इंतजार हमें करना होगा। जी आकांक्षा, कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है इससे कांग्रेस क्या जाहिर करना चाह रही है, कांग्रेस की क्या मांग है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है केंद्र सरकार पर कि जो आम लोग हैं, आम जनता है जो कि शेयर मार्केट में अपनी राशि, अपना धन है इन्वेस्ट करती है, लेकिन उस धन को सीधे तौर पर जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, इन कंपनियों को केंद्र सरकार बेच रही है। एक बड़ा आरोप यहाँ पे कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, जिसके साथ साथ आज प्रदर्शन भी यहाँ पे किया गया। और जैसे कि मैंने जानकारी भी पहले ही दी अरुण कि अब सीधे स्वरूप में एक मांग की जा रही है। हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की सीधे स्वरूप पर जांच कराई जाए। ये जांच उच्च स्तरीय समिति बना करके की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये जांच करी जाए। इतना ही नहीं, इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से शेयर मार्केट में गिराव आया और जो निवेशक थे उन निवेशकों की राशि डूबती हुई नजर आई, तो इस पूरे मसले पर चर्चा भी संसद में होनी चाहिए। इसे लेकर के भी मांग उन्होंने जताई है। धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से सीधे तौर पर केंद्र सरकार और अडानी समूह को यहाँ पे उन्होंने टारगेट करते हुए ये मांग भी रखी है। बहरहाल ये मांग की पूर्ति कब होती है, क्या ये आंदोलन का स्वरूप और वृहद होता है, इसका हमें इंतजार होगा। जी अरुण। आकांक्षा, क्या बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के जब धरना आंदोलन हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है बयानबाजियों का दौर जरूर होता है। हालांकि भाजपा ने इसे संगठनात्मक प्रक्रिया कही है, क्योंकि हर एक मसले पर यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश होती है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। और लगातार कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश होती है। आज फिर एक मुद्दे पर घेरा गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे महज एक संगठनात्मक प्रक्रिया बताई है। साथ में उनका ये भी कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस इधर रुख करे, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर पहले कांग्रेस रुख करे। जो बयानबाजियां, जिस प्रकार से वादे किए गए थे, उन वादों को अब तक से राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाई है, ये एक आरोप भाजपा की ओर से लगाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर एक कटाक्ष यहाँ पे भाजपा की ओर से कि पहले कांग्रेस अपनी सरकार की ओर देखे और उसके पश्चात केंद्र सरकार पर आवाज उठाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। LIC और SBI बैंक की शाखाओं के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्तियां लगाकर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। राजस्थान आज भी कुप्रथाओं की बेड़ियों से बंधा हुआ है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले में तुगलकी फरमानों का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ के पंचों का फैसला गांव के लिए आखिरी फैसला होता है। पंचों के फैसले के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आदेश न मानने वाले परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और अगर वह समाज में वापस आना चाहता है तो उस परिवार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार इस कुप्रथा को कब तक बंद किया जाएगा? राजस्थान से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आज भी कुप्रथाओं का दौर लगातार जारी है। पंचों के फरमान के आगे किसी के फरमान की वो नहीं होती, लेकिन राजस्थान में आज भी कुप्रथाओं की बेड़ियों से बंधा हुआ है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले में तुगलकी फरमानों का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ के पंचों का फैसला गांव के लिए आखिरी फैसला होता है। पंचों के फैसले के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आदेश न मानने वाले परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और अगर वह समाज में वापस आना चाहता है तो उस परिवार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार इस कुप्रथा को कब तक बंद किया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। राजस्थान में इस कुप्रथा के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। चित्तौड़गढ़ से ये मामला सामने आया है।
जहां पर आज भी पंचों का फरमान चलता है। पंचों के फरमान के खिलाफ किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। आखिरकार पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था कर क्या रही है, क्योंकि इस तरीके से जो फरमान जारी किए जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन आखिर वहां पर क्या कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुप्रथाओं की बेड़ियों से चित्तौड़गढ़ बंधा हुआ है, जहां पर फरमानों का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ के पंचों का जो फैसला होता है वो गांव के फैसले के लिए आखिरी होता है। पंचों के फैसले के खिलाफ यहाँ कोई जाने की हिमाकत नहीं करता है। अगर कोई करता है तो उसे समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। अगर समाज में वो व्यक्ति वापस आना चाहता है, वो परिवार वापस आना चाहता है, तो इसके लिए उसे बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। साथ ही परिवार को इसकी कीमत चुकानी तो पड़ती ही है, इसके साथ उसका समाज से बहिष्कार भी किया जाता है। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुप्रथाओं का दौर आज भी जारी है। इस खबर पर हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जी लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मामला सामने आया है, चित्तौड़गढ़ का मामला बताया जा रहा है, जब पंचों के फैसले के खिलाफ कोई भी जाने की हिमाकत नहीं करता है। देखिए अरुण जी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी चल रही है, चाहे शिक्षा को लेकर ले लीजिए, विकास को लेकर ले लीजिए, डेवलपमेंट, ये सब कुछ बदल गया है। हम इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन बावजूद हमारे देश में, हमारे राजस्थान में आज भी ऐसी जगह है, ऐसे गांव है जहां पर इस प्रकार की कुप्रथाओं का शिकार लोगों को होना पड़ता है। वहां पर ऐसे गांव है जहां पर ऐसे शोषण होते हैं लोगों के। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के एक भैंस रोड करके गांव है, वहां का है। वहां पर क्या है कि हर महीने एक परिवार से जो है 100 रुपए की रसीद जो ली जाती है, 100 रुपए की रसीद जो होती है ना, कहते हैं हम कि चंदा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चंदा लिया जाता है। और चंदा लेने पर हर परिवार से चंदा लिया जाता है, और जो चंदा नहीं देते हैं उनके लिए आना जाना और उनके साथ बैठना उठना और उनके परिवार से कोई भी संबंध रखना, ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और ये जो है पिछले 3-4 सालों से चलता आ रहा है, और इन सब की जो मार है वो वहाँ के गरीब परिवार जो है वो झेलते आ रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ना कि कोर्ट ना कि थाना ये सब कुछ सुनवाई करते हैं, बल्कि कुछ पंच जो पटेल होते हैं पंचायत के ले लीजिए, या सरपंच वगैरह जो होते हैं वो सुनवाई करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक गाँव है जहां पर कुछ समाज के जो पंच है वो वहां पर ये जो वसूली कह सकते हैं हम, या फिर ये चंदा जैसा कार्य करते हैं। तो इन सब से वहां के जो लोग हैं काफी परेशान हैं। और इतना ही नहीं, आप कल्पना कीजिए कि जैसे किसी के घर में डेड बॉडी पड़ी है, इधर दूसरे लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, और कोई बाहर से समाज का बंदा आकर ये कहे कि इनके परिवार से ना कोई ताल्लुक रखेगा, ना इनके परिवार में जिसकी मृत्यु हुई है उसको कंधा देगा, या इनके घर में आकर कोई रोएगा। तो सोचो उस वक्त क्या बीतती है। जबकि कल्पना नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य घटना है जो हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले के गांव में हो रही है। हालांकि इस घटना से प्रताड़ित लोगों ने वहां के पास की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है कि इस प्रकार के जो कुछ पंच पटेल है वो हमें परेशान करते हैं, हमसे हर महीने जो 100 रुपए का चंदा वसूलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं गरीबी की, बेरोजगारी, गरीबी कितनी ज्यादा है हमारे देश में। क्योंकि आज भी जो मध्यम वर्ग और कुछ बहुत ज्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं वो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ऐसे में वो अपने परिवार का भरण पोषण करे, या इस प्रकार से समाज के बंधुओं को इनको चंदा दे। क्योंकि इस प्रकार की कुप्रथाएं आज भी हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे राज्य में चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ कुप्रथाएं थी, हम उनसे बाहर निकले, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, चेंज हुए, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि ये घटना हमारे सामने आई है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो लोगों को मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान करती है। वहां के लोग जो है काफी समय से परेशान हो रहे थे। एक परिवार है वो ये सोचता था कि भाई हम अगर आवाज उठाएंगे तो फिर हमारे परिवार वालों का क्या होगा। हर परिवार ये सोच करके पीछे रह गया। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा अति हो चुकी थी। लोगों के घर में जब कोई मर जाता था, किसी के कोई भी कार्यक्रम होता था, तो 100 रुपए रसीद नहीं देने पर, 100 रुपए की जो चंदा था रसीद नहीं देने पर उन लोगों के साथ में संबंध तोड़ दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें समाज से बहिष्कार करने तक का भी जो है टॉर्चर किया जाता था कि आपको समाज से बहिष्कार कर दिया है, आप हमारे समाज में बैठ करके ये नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं, ये सारी कुप्रथाएं अरुण जी आज भी जिंदा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। आपको बता दें राजस्थान से खबर मिली है जहां पर चित्तौड़गढ़ में कुप्रथाओं का दौर लगातार जारी है।
जहां पर पंचों के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर पंचों के खिलाफ कोई बोलता है तो ये पंच उसके खिलाफ तुगलकी फरमान जारी करते हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर गांव के लोगों ने थाने में इसकी शिकायत की है। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक ओर लखनऊ को चमकाया जा रहा है तो दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी आवभगत की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद के अनुसार इवेंट के दौरान 24 चार्टर प्लेन और विमानों से मेहमान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी से G20 व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि भारत इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। लखनऊ से एक खबर है जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट को सजाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। लखनऊ में G20 इन्वेस्टर्स को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ को चमकाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी आवभगत की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद के अनुसार इवेंट के दौरान 24 चार्टर प्लेन और विमानों से मेहमान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी से G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि भारत इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आकर्ष शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। आकर्ष, ग्लोबल समिट की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अरुण, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश 2018 में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुका है। योगी जी का पहला कार्यकाल था और उसमें उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था और उसके बाद अब दोबारा से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करी जा रही है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। चाहे वृंदावन सेक्टर 8 की बात करी जाए या फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जहां पर एक कार्यक्रम होना है, दोनों जगह पर पूरी तरीके से तैयारियां करी गई हैं। टेंट लगाए गए हैं, वहां पर पूरे इंतजाम किए गए। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्यमंत्री चौराहे से लेकर के गोमती नगर में सभी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है। कोई भी गड्ढे अब राजधानी लखनऊ की प्रमुख सड़कों पर नहीं है। सभी डिवाइडरों को चाक चौबंद करके पूरी तरीके से रंगाई करी गई है और साथ ही साथ पूरे राजधानी के जितने पेड़ हैं उन रास्तों में आने वाले, साथ ही साथ जितनी पोल लाइट्स है सब पर LED लाइटिंग लगाई गई है। साथ ही साथ पूरे लखनऊ को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रमुख चौराहों की अगर बात करी जाए, मुख्यमंत्री चौराहे पर मोर की प्रतिमा लगाई गई है, मोर का एक वो लगाया गया है। साथ ही साथ समता मूलक चौराहे पर पुरानी चीजों से जोड़ करके, पुराने वेस्ट से जोड़ करके फाइटर विमान बनाए गए हैं, उनको सजाया गया है। वहीं अगर बात करी जाए डिवाइडरों की, तो डिवाइडर पे भी पुष्प लगाए गए हैं, विभिन्न तरीकों के पुष्प लगाए गए हैं जिनसे राजधानी लखनऊ सवारी गई। जी आकर्ष, जिस दिन मेहमानों का आवागमन होगा उसको लेकर के जो रूट है वो डाइवर्ट किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मेहमानों की अगर बात करी जाए तो देश के बड़े उद्योगपति राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जिसको लेकर के राजधानी लखनऊ में पहले ही अलर्ट जारी किया गया। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस की तरफ से भी ये आदेश दिया गया है कि जिनकी खुद की शादी या जिनके सगे भाई की शादी है या उनकी पारिवारिक शादी है, उनके सिवा किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं अगर बात करी जाए हवाई मार्ग की, तो हवाई मार्ग को लेकर के भी राजधानी लखनऊ में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़े बड़े निवेशक आएंगे, अपने प्राइवेट जेट से जो लोग आएंगे उनके लिए भी राजधानी लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर तैयारियां की गई हैं। होटलों की अगर बात करी जाए, चाहे हयात हो, हिल्टन हो, सभी होटलों में तैयारी करी गई है। 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक सभी होटलों में बुकिंग को लेकर के रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे उनके रुकने के इंतजाम को लेकर के भी सभी बड़े होटलों में बुकिंग्स को लेकर के रोक लगाई गई और उनके रुकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। जी
आकर्ष, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने उन्हें क्या निर्देश दिए इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से बातचीत करते हुए साफ तौर से इस इन्वेस्टर समिट और G20 समिट को बड़े रूप में सफल बनाने का बात कही है। साथ ही साथ जिस तरीके से राजधानी लखनऊ और खासकर उत्तर प्रदेश इस तरीके के इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, G20 की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आगरा और लखनऊ के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रोग्राम रखे गए, 6 प्रोग्राम G20 के वहाँ वाराणसी में रखे गए और आगरा में भी इसका कार्यक्रम होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़े इन्वेस्टर्स को। जी आकर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं। एयरपोर्ट पर आवभगत की तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान मेहमानों को फूल देकर उनका स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों की मरम्मत की गई है जिससे वहां पर निकलने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लखनऊ में जगह जगह पुष्प लगाए गए हैं। हरियाणा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन माफिया को ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। ये माफिया यमुना और वहां की जो नदियां हैं उनसे लगातार बजरी और रेत निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। वहीं घरौंडा के डीएसपी मनोज कुमार को शिकायत मिली थी, जिस पर वो कार्रवाई करने गए तो माफियाओं ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गए हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में माफिया किसकी सह पर फल फूल रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा से खबर है जहां माफियाओं के हौसले बुलंद है। माफियाओं को ना तो पुलिस का डर है ना ही प्रशासन का डर है। ये माफिया यमुना नदी को लगातार खोखला कर रहे हैं। यमुना नदी से बजरी और रेत निकालने का काम ये माफिया कर रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। माइनिंग का कार्य जो है, यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, तो मैं डीएसपी साहब और हम अपनी टीम लेकर यहाँ पे मौके पे पहुंचे। तो यहाँ पे एक जेसीबी लगी हुई थी जो कि खुदाई कर रही थी और 3 डंपर थे। और जब उन डंपरों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने गाड़ी भी चढ़ाने की डीएसपी साहब पे और टीम पे कोशिश करी और वो गाड़ी लेकिन डंपर भगा के ले गए। हमने जेसीबी जो है वो हमने यहाँ पे अभी चोटिल तो नहीं डीएसपी साहब वगैरह को चोट तो लगी? नहीं, अभी सभी सब कुशल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु वो रोकने पर भी नहीं रुके और चढ़ाने का प्रयास करते हुए भाग गए। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बलेड़ा और गढ़ीबरल की जो रकबा है उसमें लीगल माइनिंग चल रही है, जिस भी यहाँ पे मैं एसडीएम साहब और ऐसे अपन भोपाल सिंह इकट्ठे हमने गुप्त रेड की, जिस पे यहाँ पे हम यहाँ पहुंचे तो वो हमें देख के भागने लगे। जैसे हमने उनको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और डंपर भागे, जबकि हमने जेसीबी को काबू कर लिया। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया गया। हमें सूत्रों से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता बलराम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम सिंह, ये जो मामला सामने आया है, खनन माफियाओं के हरियाणा में हौसले बुलंद हैं, आखिरकार सरकार कर क्या रही है, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? जी नमस्कार। जैसे कि हरियाणा के अंदर अभी बात हम कर रहे हैं खनन माफिया। खनन माफिया वो माफिया है जहां पर कहीं ना कहीं राजनीतिक सोल्यूशन इन माफिया लोगों को होता है, और कुछ जो जहां जहां पर भी वारदातें हुई है, हम जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले हरियाणा में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जो डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई जी को मेवात के अंदर एक जो खनन माफिया के द्वारा वहां पर मार दिया गया था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद भी वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई थोड़ा देरी से हुई। इसके अंदर गृह मंत्री जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी अपना कार्रवाई को दुरुस्त कराते हुए जो खनन माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। और फिर कुछ दौरान उन जो खनन माफिया के जो वहां पर करिंदे थे, जो गैंगस्टर जिनको हम कह सकते हैं, एक तरह से गैंगस्टर ही है जो माफिया है, ये इस तरह से अधिकारियों को नहीं बख्शता, या फिर हमारे जो मीडिया के कुछ पत्रकार साथी अगर खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पत्रकारों को भी उनका एक्सीडेंट करा देते हैं या उनका भी मर्डर करा देते हैं अपने टिप्पर्स के द्वारा। जैसे अभी मेवात के बाद अभी जो दूसरा बड़ा हादसा हरियाणा के घरौंडा पानीपत डिस्ट्रिक्ट के सामने आया है,
वहां पर भी खनन माफिया ने डीएसपी मनोज कुमार के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। डीएसपी मनोज कुमार की जो स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है कि हमें अनलीगल जो माइनिंग के बारे में जानकारी मिली थी, हम उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए हम घरौंडा के एक रहे थे, जहां पर खनन माफिया के लोगों को उसकी भनक लग जाती है। फिर पीछे से दो बाइकर आते हैं, बाइकर उनकी रेकी करते हैं, बाइकर रेकी करके अपने टिप्पर वाले को उठाते हैं। टिप्पर वाला खनन माफिया का जो करिंदा है वो वहां पर भी डीएसपी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो डीएसपी जो है पूरा पुलिस शासन, पूरे अधिकारी वहां पर एक्शन मोड में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एसपी और वहां पे जो एसडीएम साहब हैं, एसडीएम महोदय हैं, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि जो जल्द से जल्द वहां पर उन खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जनता दरबार भी लगा था माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का, तो वहां पर मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया था कि सर जो घरौंडा के अंदर डीएसपी एक गस्टेड ऑफिसर होता है, जब डीएसपी लेवल के पर्सन के ऊपर हमारे जो खनन माफिया है, खनन माफिया उनको भी नहीं बख्श रहे, तो उनके खिलाफ आपका प्रशासन, आपकी हरियाणा पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? तो डीएसपी हमारे जो माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनका बयान था कि जो भी इसमें गुनहगार है, जो भी इसमें संलिप्त पाए गए, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते पाए गए, उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक मामला नहीं है, ये अकेला डीएसपी मेवात, डीएसपी गोंडा का मामला नहीं है। ये मामला हमारे यमुनानगर में, जहां पर यमुना के नाम से यहाँ पर माइनिंग होती है, हमारे अंबाला में माइनिंग वाले हैं, माइनिंग अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक मामला हमें बताया है कि डीएसपी और हमारे जो माइनिंग के जो कुछ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, वो भी उनको भी अनलीगल माइनिंग के बारे में जानकारी मिलती है कि अंबाला के नजदीक जो नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ के अंदर अनलीगल माइनिंग हो रही थी, वहां पर भी अनलीगल ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए, टिप्पर के जरिए जो वहां पर माइनिंग की जा रही थी। जब अधिकारियों को इसके बारे में सूचना मिलती है, अधिकारी अपनी फोर्स के साथ, अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं, तो हमारे जो माइनिंग ऑफिसर आज की डेट में प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, राजीव धीमान अंबाला से है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें बताया कि जो वहां पर नारायणगढ़ के अंदर खनन माफिया है, उन्होंने हमारी गाड़ी को ही टिप्पर के साथ घसीट दिया, और हमारे जो उसमें मुलाजिम थे, हमारे जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को अगर थोड़ा सा भी बीच में आ जाते तो वहां पर सबके सब डेड हो जाते। ये असली चेहरा है माइनिंग माफिया का हरियाणा के अंदर। आखिर कहां क्या माइनिंग माफिया के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि जिसकी वजह से उनको किसका संरक्षण मिल रहा है? आखिर कौन से ऐसे राजनेता है, आखिर कौन से अधिकारी है, या कौन सी ऐसी जनता है जो इन खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है? खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। इसके बाद अगर अंबाला की बात करें, अंबाला के बाद एक हमारे आरटीओ थे, आरटीओ अंबाला के साथ में ही जुड़ते हुए हमारे यहाँ पर पंजाब के एरिया पड़ता है हंडेस्का, अंबाला के पास आरटीओ के ऊपर जो गाड़ी से 8-10 लोग उतरे, आरटीओ की गाड़ी के ऊपर डंडे पिंडों से उन्होंने हमला कर दिया। आरटीओ बलराम जी, मुद्दा यह है कि क्या उन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था? सर बिल्कुल, जो अंबाला के अंदर जो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था, अंबाला के अंदर उनके जो जितने भी 4-5 लोग थे, उन सभी को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया सर। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी। आपको बता दें, हरियाणा से खबर है जहां पर माफियाओं के हौसले बुलंद है। माफियाओं को ना तो पुलिस प्रशासन का डर है, ना ही किसी आला अधिकारी का डर है। माफिया यमुना से लगातार रेत और बजरी का खनन कर रहे हैं, जहां पर कार्रवाई करने गए डीएसपी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।